हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है स्केचअप बैच 15 की फर्स्ट क्लास की वीडियो, जिसमें मैं स्केचअप के बारे में कंप्लीट आपको डेमो बताने वाला हूं और क्या क्या इस बैच में होने वाला है वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट स्केचअप का ओवरव्यू जानेंगे, क्या क्या आप उसकी हेल्प से बना सकते हैं और कंप्लीट स्केचअप का क्या क्या सिलेबस होने वाला है वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर कोई प्रोफेशनल स्केचअप को सीखना चाहता है तो प्लीज इस बैच को ज्वाइन जरूर करें। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से। आप कंप्लीट डिटेल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्केचअप की फर्स्ट क्लास है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि हम स्केचअप में क्या क्या चीजें हैं जो कवर करने वाले हैं और क्या क्या उसके अंदर हमारा सिलेबस वगैरह क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे और कैसे कैसे हम करने वाले हैं। तो पूरा स्केचअप का ओवरव्यू होगा और फर्स्ट क्लास होगी स्केचअप की, जिसमें यूजर इंटरफेस और बेसिक टूल के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केचअप के बारे में, क्या क्या होने वाला है। फिर हम बात करेंगे स्केचअप को इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे डाउनलोड कहां से करेंगे, इंस्टॉल कहां से करेंगे। फिर हम स्केचअप का यूजर इंटरफेस और बेसिक टूल के बारे में बात करेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है हैंड रेज कर सकता है। ये बीच में कोई भी एनोटेशन वगैरह का काम ये मत करें, स्क्रीन पे दिखाई देता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, सुनते रहो। साथ में किसी को प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो और सुनो। ये रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आपको उस रिकॉर्डिंग को दोबारा रिपीट वे में देखो और उसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस करो, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप इस चीज को सीख पाओगे। अगर किसी को लगता है कि सर जूम ऐप पे दिक्कत आ रही है, आप गूगल मीट से ही क्लास करवा दो, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी मैं स्विच कर सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी जूम ऐप पे क्लास करने पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज स्केचअप। स्केचअप एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन वाले जो बिल्डर्स होते हैं वो, और प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूजर फ्रेंडली आपका इंटरफेस है, बहुत इजी इंटरफेस है, बहुत इजी तरीके से आप चीजों को बना सकते हो। इसके अंदर जो ये स्मूथ ऑब्जेक्ट है, सोफा बनाना, पर्दे वगैरह, ये चीजें इतनी इजी तरीके से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये आपका पैरामेट्रिक प्रोडक्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है कि पैरामीटर के अकॉर्डिंग सारी चीजें बना सकता है। बट ये स्मूथनेस वगैरह के लिए एक्सटेंशन लगती है, बट ये उस चीजों के लिए बना ही नहीं है। इसके लिए है आपका मेन सॉफ्टवेयर, वो है ब्लेंडर और 3ds मैक्स और माया, इनमें हम यूज कर सकते हैं। विजुअलाइज डिजाइन फॉर डिफरेंट एंगल फॉर क्लाइंट प्रेजेंटेशन। आप किसी भी डिजाइन को डिफरेंट एंगल से क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए एक शीट रेडी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट्स को वहां पे प्लेस कर सकते हैं। इसकी लाइब्रेरी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, जहां से आप चीजों को ले सकते हैं। ऑनलाइन कोलैबोरेशन आप किसी भी से सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सारे जो की रीजंस है स्केचअप को यूज करने के, वो सारे हैं एसेसिबिलिटी, यूज करने में इजी है, विजुअलाइजिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर है कि आप किसी भी चीज को किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से और बहुत जल्दी। बहुत वाइड एप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लार्ज मॉडल लाइब्रेरी है, कस्टमाइजेशन बहुत है, इसकी एक्सटेंशंस बहुत है, थर्ड पार्टी एक्सटेंशन जो हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए। कोलैबोरेशन फीचर है, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कोलैबोरेट कर जाता है, जैसे इसकी फाइल को ल्यूमेन में शेयर करना हो, D5 रेंडर में जाना हो, ट्विन मोशन में जाना हो, उस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हो सकता है विद अनदर सॉफ्टवेयर एंड ऑल के साथ। नेक्स्ट होता है क्या क्या कर सकते हैं। 2D और 3D मॉडल हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं, इंटीरियर वगैरह हम सारी चीजें इसके अंदर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर अप्लाई करेंगे, कलर एंड स्टाइल्स यूज करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं प्री मेड मॉडल और अपने मॉडल को बना के हम अपलोड कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट आपके मॉडल को डाउनलोड कर पाए। शेयर एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। क्या स्केचअप रिप्लेस कर सकता है ऑटोकैड को? इसका क्लियर सा जवाब है नहीं भाई, नहीं कर सकता। स्केचअप इज आइडियल फॉर 3D मॉडलिंग एंड डिजाइन विजुअलाइजेशन। ऑटोकैड स्पेशल है उसमें 2D में, स्केचअप स्पेशल है 3D में। डॉक्टर होते हैं,
कोई किसी फील्ड का डॉक्टर होता है, कोई किसी फील्ड का, नाम डॉक्टर ही होता है, बट ये नहीं एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। स्केचअप 3D का स्पेशलाइज है और ऑटोकैड 2D के लिए है। ऑटोकैड और रैविट कोई डिटेल की फॉर्म में वो रिप्लेस नहीं कर सकता। कोर्स का ओवरव्यू क्या है? स्केचअप वीरे एंड आपका स्केचअप लेआउट होने वाला है। वीरे 6 नहीं, वीरे 7 होने वाला है इसके अंदर। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये वीरे 7 होने वाला है एंड स्केचअप प्रो आपका 2025 होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें कोर्स कंटेंट क्या होगा, कोर्स कंटेंट में आपके बेसिक टूल जैसे ड्राइंग टूल, एडिट टूल, कैमरा कैसे लगा सकते हैं, डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, स्टाइलिंग, व्यू कैसे चेंज करते हैं, टैग्स कैसे लगाते हैं, 3D टैग्स, सेक्शन कैसे कट करते हैं, 3D वेयरहाउस कैसे यूज करते हैं, शेडो कैसे लगाते हैं, मटेरियल कैसे लगाते हैं, ये कुछ हो गए बेसिक टूल। फिर कुछ एक्सटेंशन है जो हम कवर करेंगे, जिसमें 1001 बिट टूल, सॉलिड टूल, सैंड बॉक्स, फ्रंट फेस, ट्रू बैंड, शेप बेंडर, मैज स्टीयर, मैज रेल, डीपीएस मूव रोटेट, ओपन विंडोज बिल्डर, या फिर क्लिक टू चेंज, टेक्सचर पोजिशनिंग, एंगुलर डायमेंशन, जीएचएस पावर बार और रैंडम टूल्स, ये सारी चीजें हैं जो हम एक्सटेंशन में कवर करने वाले हैं। अभी बता के कोई फायदा नहीं है कौन क्या काम करता है, क्योंकि धीरे धीरे तो हमें सारी चीजें सीख ही लेनी है। एक्सटीरियर मॉडलिंग भी करेंगे, इंटीरियर मॉडलिंग भी करेंगे, और इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। और फिर आगे वीरे है जिसमें मटेरियल, लाइटिंग, रेंडरिंग, ये सारी चीजें करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं किस किस तरीके से चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्केचअप है, स्केचअप अगर आप देखोगे गूगल पे, ये जितने भी चीजें आप देख पा रहे हो, इस तरीके की मॉडलिंग, इस तरीके की मॉडलिंग, ये सारी ही चीजें हम स्केचअप में करने वाले हैं, चाहे वो ऐसे हो, एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, किसी भी तरीके का आपका मॉडलिंग का पार्ट हो। इंटीरियर में इस तरीके के भी प्रोजेक्ट करेंगे कि आपका पूरा इंटीरियर यहाँ पे विजुअल है, आपको इंटीरियर पूरा दिख रहा है, और जैसे बिल्डर्स बनाते हैं अपने उसके लिए, कैटलॉग्स के लिए, तो इस तरीके से काम बिल्डर्स करते हैं कैटलॉग्स को बनाने के लिए। पूरा इस तरीके से भी हम करेंगे। इसके अंदर जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, या तो खुद बनाएंगे, या 3D वेयर हाउस से इंपोर्ट करेंगे, या फिर आपका वीरे का लाइब्रेरी होती है जिसे हम बोलते हैं कॉस्मोस, या फिर हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद इस तरीके से भी पूरा इंटीरियर करेंगे, जिसमें हमारा लिविंग रूम हो गया, या हमारा बेडरूम हो गया, या हमारा मॉड्यूलर किचन हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी डिजाइनिंग का पोर्शन है वो सारी चीजें करेंगे। कैसे लूवर्स लगाए जाते हैं, कैसे आपका ग्रूविंग्स की जाती है, फॉल सीलिंग किस तरीके से की जाती है, ट्रैक लाइट कैसे लगाई जाती है, वीरे के अंदर आएगा सनलाइट किस तरीके से यूज करेंगे हम, डोम लाइट कैसे यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर लाइट यूज कैसे करेंगे, कोब लाइट कैसे बनाएंगे, लैंप से लाइट निकलती हुई कैसे दिखाएंगे, ट्रीज वगैरह को किस तरीके से यूज करेंगे, बाहर का एनवायरनमेंट कैसे दिखाएंगे, फायरवर्क वगैरह किस तरीके से हम दिखाएंगे, और किस तरीके से रियलिस्टिक रेंडर करेंगे, किस तरीके से रियल मटेरियल हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये सारी चीजें कोई ना कोई प्रोजेक्ट हम बनाते ही रहेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट निकाल सकते हो कि सर नेट से निकाल के आज तो सर से ये बनवाएंगे, तो उस पे भी हम वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से मॉडलिंग होगी, और रेंडर होने के बाद इस तरीके से आपके कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे, और जो रियल में आते हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं जैसे स्केच, यहाँ पे किचन वगैरह हम डिजाइन करेंगे, कैसे हम चीजें बनाते हैं, ये पूरा स्केचअप का लेआउट है। इसको अगर आप देखोगे तो इस तरीके से चीजें रेडी होती है, कहाँ पे कैसे लाइटें लगानी है, कैसे ऑब्जेक्ट रखने हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर करने वाले हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे और समझ पाएंगे लास्ट तक। समझ गए सभी? सर। ठीक है, तो इतने सारे टूल्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज। मान लो मैंने यहाँ पे न्यू ओपन किया, इसको मैं क्लोज करता हूं और एक न्यू स्केचअप यहाँ से ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट करें? Sir, I have one Yes, doubt, sir. sir. ये बताएं। Yes, sir. Start कीजिए. Sir, can we collaborate with the Revit file into the SketchUp, sir? हाँ, कर सकते हैं, रेविट फाइल को हम स्केचअप में लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं Okay, sir. है। ओके, जैसे ही हम स्केचअप को ओपन करते हैं, दिस इज द वेलकम स्क्रीन ऑफ योर स्केचअप। इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ टेम्पलेट चूज करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट है सिंपल, इंचेस, मिलीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं ऐसे टेम्पलेट जिनकी यूनिट्स को मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ओपन करते ही आ जाए, मेरे को चेंज करने की नीड ही ना पड़े।
तो उसके लिए अगर हम इंचेस में काम करना चाहें, फीट इंचेस में, तो हम सिंपल इंचेस पे क्लिक कर सकते हैं। मिलीमीटर पे करना है, ये क्लिक कर सकते हैं। बट अंदर जाके हम अपने किसी भी यूनिट को किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओपन फाइल पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी फाइल, स्केचअप फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ रिसेंट फाइल देखने को मिल जाएंगी। लर्न पे क्लिक करोगे, कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे। होम पे क्लिक करो। एक भाई ने पूछा है मैसेज में कि कैसे पता चलेगा क्रैक है या नहीं। अगर वो क्रैक नहीं होगा तो वो ओपन ही नहीं होगा, वो साइन इन या लाइसेंसिंग लिए पूछेगा। अगर वो डायरेक्टली ओपन हो जाए और चलने लग जाए बढ़िया से, तो समझ लो कि आपका क्रैक हो गया। तो मैं सबसे पहले सिंपल इंचेस पे क्लिक करता हूं, और जैसे ही क्लिक करूंगा अब आपका स्केचअप ओपन होगा। इसे हम कहेंगे यूजर इंटरफेस ऑफ योर स्केचअप। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से स्केचअप का यूजर इंटरफेस है। बहुत इजी यूजर इंटरफेस है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इसमें चीजें नहीं मिलेंगी आपको देखने के। जैसे ही यूजर इंटरफेस है, ऊपर अगर देखेंगे तो ये फाइल नेम है अनटाइटल्ड, किसी भी नाम से सेव करोगे तो वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ये है स्केचअप जो सॉफ्टवेयर है, ये है वर्जन 2025। यहाँ पे ये है आपका कंप्लीटली। और ये जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम टूल्स भी बोलते हैं, इन्हें हम एक्सटेंशंस भी बोलते हैं। आप किसी भी टूल्स को क्लोज करके यहाँ से हटा सकते हो। इन्हें हम फ्लोटिंग टूल्स भी बोल सकते हैं कि फ्लोट करो, क्लोज करो, फ्लोट करो, क्लोज करो, या कहीं भी हम इन्हें फिक्स कर सकते हैं। इन्हीं टूल्स को हम किसी भी टूल पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी टूल्स आ जाएंगे। स्टार्टिंग में जब आप देखोगे मेरे वाले में इतने सारे नजर आ रहे हैं, आप वाले में थोड़े नजर आएंगे, क्योंकि मैंने और भी एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। तो हो सकता है कि आप वाले में उतनी एक्सटेंशन नजर ना आए। आप किसी भी यहाँ पे व्यू पे जाओ, टूल बार्स पे क्लिक करो, तो वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे। आपको ये टूल ऑफ करने हैं तो आप यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो, तो जैसे ही ऑफ करोगे सारे टूल्स यहाँ से हट जाएंगे। सबसे पहले एज ए बिगनर लेवल जिनको आता भी है स्केचअप, उन्हें भी पता है कि स्टार्टिंग में कुछ ही टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, और धीरे धीरे हम और टूल्स को भी यहाँ से लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आता है कि किसी भी चीज को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे ड्राइंग टूल बार, जिसके अंदर आप लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगन, आर्क वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आता है इनको एडिट करने के लिए एडिट टूल बार, कि आप ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो मूव, रोटेट, स्केल वगैरह करके। तीसरा आता है गेटिंग स्टार्टेड, जिसमें आपके कुछ यही टूल्स रिपीट वे में आ जाते हैं। इतने सारे टूल्स को ओपन करने की बजाय हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है लास्ट। आप इसे ओपन करो तो इतने सारे टूल्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये इसमें ड्राइंग टूल भी नजर आ जाएंगे, एडिट टूल भी, नेविगेशन भी, डायमेंशनिंग वाले भी, कैमरे वाले भी। तो ये सारे टूल्स नजर आ जाएंगे, तो इनकी हमें नीड नहीं है, तो इनको हम क्लोज कर देते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे स्टाइल कि आपको डिफरेंट स्टाइल में देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वायर फ्रेम में, सॉलिड में, टेक्सचर के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में, तो वो यहाँ पे यूज आ सकते हैं। फिर आता है एक व्यू टूल बार, कि आप अपने व्यू को टॉप, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन करके देखना चाहते हो, तो ये आपके व्यूज के टूल बार है जो आप यूज कर सकते हो। एक होता है आपका मेजरमेंट का, बाय डिफॉल्ट आपको मेजरमेंट बॉटम राइट में नजर आएगा अगर आप 25 से लोअर वर्जन यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये स्क्रीन पे चाहिए तो मेजरमेंट टूल भी ओपन कर दो, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा नीचे, यहाँ से उठा के आप स्क्रीन पे ले आओ। जब भी मैं मेजरमेंट की बात करूं या देखने की बात करूं कि भाई कितना डायमेंशन हुई है, तो आपको यहाँ पे देखना है मेजरमेंट के अंदर। अब आपको सिर्फ इतने ही टूल की रिक्वायरमेंट है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहाँ पे होता है आपका डिफॉल्ट ट्रे। डिफॉल्ट ट्रे बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रे अगर यहां से चला जाए तो आप विंडो पे जाओ, डिफॉल्ट ट्रे पे क्लिक करो, शो ट्रे पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट ट्रे इस तरीके से आ जाएगी। इस डिफॉल्ट ट्रे में एक कमाल की चीज है, वो है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर क्या करता है कि किसी भी टूल पे क्लिक करोगे तो उस टूल को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएगा। लाइन टूल पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो आपका नेट पे जाके भी पूरा हेल्प सेक्शन में जाके स्केचअप की उस टूल को पूरा एक्सप्लेन करेगा। आप इनको कॉपी करके अपने नोट्स बना सकते हो, और जिस भी टूल के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज ना हो तो यहाँ पे जाके आप उन टूल के बारे में नॉलेज ले सकते हो, किस तरीके से काम करता है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी होंगे, और हर एक
आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करेंगे इसकी, ये है व्यू पोर्ट जिस पे हम काम करने वाले हैं। अब इस व्यू पोर्ट पे अगर मान लो मैं कुछ भी बनाता हूँ, कैसे मैं बाद में बताऊंगा। अगर मुझे इस व्यू पोर्ट को इस तरीके से करना है, इसे बोलते हैं ऑर्बिट करना। ऑर्बिट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम के देखना चीजों को, इसे बोलते हैं ऑर्बिट करना। अगर आपको ऑर्बिट करना है तो ऑर्बिट करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं स्केचअप के अंदर। पहला तरीका, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑर्बिट, आप इस पे क्लिक करो और आप अपने ऑब्जेक्ट को इजीली ऑर्बिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहां से कैमरे पे जाओ तो यहाँ पे भी ऑर्बिट है। शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो ओ, ऑर्बिट के लिए बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट ओ रखी गई है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको शॉर्टकट अपने तरीके से डिसाइड करनी है तो आप यहाँ पे जाओ विंडो पे, यहाँ पे जाओ प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आप जाओ यहाँ पे शॉर्टकट्स पे। आप अपनी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट है उनको डिलीट करके अपनी क्रिएट कर सकते हो, और उनके साथ साथ आप अपनी शॉर्टकट को भी रख सकते हो। दो दो शॉर्टकट भी एक ऑब्जेक्ट के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, एक टूल के लिए क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे लाइन कमांड, लाइन के लिए शॉर्टकट है यहाँ पे एल। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑर्बिट, ऑर्बिट के लिए शॉर्टकट है ओ। आप इनको क्लिक करके माइनस करके इसको रिमूव भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप अपनी कोई और शॉर्टकट बना दो, जैसे मान लो मैंने ओ बना दी, ठीक है, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे बना दी ए। अगर मैं ए बनाता हूं तो ये आपको बोलेगा कि अगर ए शॉर्टकट किसी और कमांड के लिए ऑलरेडी यूज की गई है तो वो बता देगा भाई ए शॉर्टकट है ना, आर के लिए यूज की गई है, आप क्या चाहते हो मैं इसको चेंज करके ऑर्बिट के लिए कर दूं। अगर आप यस कर दोगे तो ए आर्क से चेंज होकर ऑर्बिट के लिए हो जाएगी, ठीक है, ये वरना आप क्लोज कर दो। या फिर अगर आपके सारे अल्फाबेट खत्म हो जाए तो कंट्रोल के साथ कर दो, कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया, या शिफ्ट के साथ या अल्ट के साथ, ऐसे करके आप अपनी बहुत सारी शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने बहुत सारी शॉर्टकट्स क्रिएट कर दी, अब आपको री इंस्टॉल करने की नीड पड़ी या दूसरे सिस्टम में आपको काम करना है और आपको आदत पड़ चुकी है उन शॉर्टकट्स पे काम करने की, तो आप अपनी सभी शॉर्टकट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो डेस्कटॉप वगैरह पे, कहीं पे भी किसी भी नाम से सेव कर दो, और जब भी किसी दूसरे सिस्टम पे बैठो तो इंपोर्ट पे क्लिक करो और उस फाइल को इंपोर्ट कर दो, तो जितने भी शॉर्टकट्स थे आपके ऑलरेडी सब कुछ आ जाएंगे, एंड ओके कर दो, दैट्स इट। तो ऑर्बिट के लिए शॉर्टकट इसने बनाया हुआ है बाय डिफॉल्ट ओ। आप ऑर्बिट कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से ले सकते हो, और किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप नहीं करना आपको। किसी भी कमांड को बाहर निकलने के लिए या तो एस्केप करो या फिर स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। तो बाहर निकलने का मतलब है यहाँ पे इस एरो बटन को सिलेक्ट करना जिसका नाम है सिलेक्ट। तो बाहर निकलने का मतलब है इसको सिलेक्ट कर लो, तो आप किसी भी कमांड से बाहर निकल जाओगे। अगर आपको माउस की हेल्प से ऑर्बिट करना है तो सिंपली आप माउस में जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखो, बस कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस नहीं करना, सिर्फ माउस के कीबोर्ड वाले को यूज कर सकते हो, ठीक है, इससे आप ऑर्बिट कर सकते। अगर आपको ऐसे पेन करना है लेफ्ट राइट अप डाउन, तो इसके लिए आप या तो यहां से पेन कमांड लो, लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। पेन के लिए कोई शॉर्टकट बनी ही नहीं है क्योंकि पी कमांड पुश एंड पुल के लिए है, आप अपनी शॉर्टकट यूज कर सकते हो। या फिर माउस से करना है तो शिफ्ट के साथ अगर आप स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को पेन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से जूम करना है तो जूम पे क्लिक करो, आप इस तरीके से जूम कर सकते हैं। एक है यहाँ पे जूम विंडो, आप किसी भी विंडो को सिलेक्ट करें यहाँ पे जूम विंडो पे जाके, तो उतने ही विंडो आपका जूम इन हो जाएगा। प्रीवियस जूम पे आपको वापस आना है तो यहाँ पे ऑप्शन है अंडू टू द प्रीवियस कैमरा व्यू। अगर आपको जूम एक्सटेंड करना है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे, जितनी भी मेरी बनी हुई है चीजें, तो जैसे ऑटो कैड में जेड एंटर और ए एंटर काम करता है, वैसे ही आप जूम एक्सटेंड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका कैसे आप नेविगेट कर सकते हो अपने व्यू पोर्ट। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सॉफ्टवेयर में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, बट स्केचअप के अंदर आपको देखने को मिलेगी रेड ग्रीन और ब्लू एक्सिस, 3 टाइप की एक्सिस होंगी।
ऑटोकैड में हम काम करते हैं ऑर्थो को ऑन करके, ताकि 4 डायरेक्शन में ही काम हो पाए, या मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम काम कर पाए। इसमें काम करेंगे हम इन लाइन के पैरेलल, इन एक्सिस के पैरेलल हम काम करेंगे। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं लाइन कमांड की। लाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक किया, मान अगर आप ग्रीन एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो वो लाइन आपकी ऑलरेडी ग्रीन में नजर आएगी। अगर आप रेड के पैरेलल जाएंगे तो रेड में नजर आएगी, ब्लू के पैरेलल जाएंगे तो ब्लू की नजर आएगी। और यही चीज आपके पूरे स्केचअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इन एक्सिस के पैरेलल वर्क करना है। आपको ऐसे कहीं पे भी क्लिक नहीं कर देना, ये आपका समझ ही नहीं पाओगे, बाद में गलत हो जाएगा। यहाँ पे जाओ, एक क्लिक कर दिया, मान लो यहाँ पे गया, एक क्लिक कर दिया रेड एक्सिस पे, फिर ग्रीन एक्सिस पे आया। जैसे जैसे मैं एक्सिस के पैरेलल, तो समझ लो सब कुछ स्ट्रेट चल रहा है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ऑटोकैड में हम काम करते हैं यूजुअली टॉप व्यू से। 3D स्केचअप के अंदर हम ज्यादातर काम करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में, तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप रोटेट करोगे, ऊपर से आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट है। जब भी आप काम करोगे, अब मैं जैसे आपको सिखा रहा हूं, तो मैं उस पर्टिकुलर एंगल को सामने रख रहा हूं जो एक्चुअल में आपको चाहिए। ठीक है? जब आप काम करोगे, आप बताऊं कैसे काम करोगे? इतनी दूर ऑब्जेक्ट होगा आपका, और पता नहीं ऐसे ऐसे काम कर रहे होगे, और फिर पूछोगे सर मेरे से तो हुआ ही नहीं जैसे आपने किया। पहले अपने माउस को कंट्रोल करना सीखना आपको, कि जितने ऑब्जेक्ट को जिस एंगल से आपको देखना है, जो बेस्ट व्यू है उसका, उसी पीओवी से आपको इसको देखना है, ताकि आप अच्छे से उसके ऊपर काम कर पाए। अब मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन चेक कर सकता हूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डायमेंशन का, आप इस पे क्लिक करें और इन दोनों एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये डायमेंशन आ गई, जैसे ऑटोकैड में डायमेंशन लेते थे। जी, किसने हैंड रेज किया है? पूछे, कुछ पूछना है? सर मेरे को ये पूछना था कि इसमें जैसे अपन 2D का जो करेंगे वो रेड एंड ग्रीन में ही रहेगा ना? हाँ, 2D का करेंगे, नीचे करेंगे ना तो रेड ग्रीन में। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। प्लीज तेजस जी, ये एनोटेशन से साथ मत खेलें। बैठे बैठे अगर कोई काम नहीं मिल रहा तो सिर्फ सुन लें भाई, ये काम मत करो लाइन वाइन लगाने का। चलो, अब कोई बताएगा कि ये डायमेंशन कितनी है? एक काम करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो प्लीज हैंड रेज करो, मैं जिससे पूछूं वो जवाब दे देगा। ठीक है? हैंड रेज करो, कोई बताएगा? कौन बताएगा ये डायमेंशन कितनी है? 6 feet 9 inches, sir. मैंने बोला हैंड रेज करने के लिए, मैंने ये नहीं बोला कि बता दो। चलो आप ही बताओ कितनी है ये? 6 feet 9 inches. 9 के बाद कुछ और भी तो लिखा हुआ है। 9 by 16 inches मतलब कितना हो सर? आप बताओ, मैंने तो आपसे पूछा है। नहीं पता? नहीं पता। चलो आप ये बताओ यार, ये आईफोन किसका है? मैं रिमूव कर दूंगा कौन कौन ये चला रहा है ना बीच में लाइंस। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा मैं हटा दूंगा उसको यहाँ से, ग्रुप से। हाँ, कोई और बताओ जी, आंचल जी। सर ये 6 फीट 9, उसके बाद 9 by 16 इंचेस है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम 1 इंच के बीच में गैप देखते हैं तो उसमें 16 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये 9th लाइन है जहां तक ये जाएगा। बहुत बढ़िया। ये चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी ना? सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कीजिए। चलो अब दोनों तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इस लाइन के क्या मतलब होते हैं बताता हूं। यहाँ पे चलो, अब आंचल जी आप ही बताओ ये क्या है? सर क्या? अब ये बताओ डायमेंशन। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, 3/8 है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे उसमें 16 लाइंस होती हैं, तो 3 इंटू इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी 6th लाइन तक जाएगा ये। पक्का? हाँ जी। एक सेकंड। 6/16, 3, हाँ 6/16 हो जाएगा ना सर? अब अब इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 जा 12, तो 12th लाइन तक जाएगा ये। ठीक है, किसी को आया समझ या अच्छे से समझाऊं दोबारा? सर रिपीट कीजिए। समझ में नहीं आया सर आप समझ में नहीं आप आया। रिपीट कीजिए।
चलो अब मैं थोड़ा सा और तरीके से समझा देता हूं। ये वाले स्केल तो यूज किए होंगे ना, सबने किए हैं? यस सर। ठीक है। जी अब सर। इस वाले स्केल में अगर मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक साइड होते हैं क्या, सेंटीमीटर, एक साइड होते हैं क्या, मिलीमीटर। मिलीमीटर। अब एक साइड मिलीमीटर, एक साइड सेंटीमीटर और एक साइड इंचेस होते हैं। इंचेस। ठीक है, आपके यहाँ पे यही लगा लो। अब जो ये आपके हैं यहाँ पे सेंटीमीटर, जो बीच में लाइंस लगी हुई होती हैं, ये कितनी होती हैं? 1 mm। 10 होती हैं, तो इनको mm बोलते हैं। तो एक सेंटीमीटर के 10 mm होते हैं। अगर मैं अब इंचीज की बात करूं तो ये 0 से 1 तक ये इंचीज होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, 0 से 1 इंच में यहाँ पे कितनी लाइन आ गई? ये तो 25 mm हो गए, बट यहाँ पे कितनी लाइन होती है? 16। चलो काउंट करते हैं। किस में काउंट करूं, रियल स्केल ही पकड़ लेते हैं। क्या ये 1 इंच में 16 लाइन होंगी? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत ज्यादा है ना? ठीक है, वो तो mm की जितनी लाइन है ना, आप किसी भी स्केल को पकड़ लो, यहाँ पे किसी भी स्केल को ले लो, तो जो इंचीज के बीच की लाइन है, अगर आपके पास कोई पास में स्केल भी रखा हुआ है, आप उस पर भी देख सकते हो। तो अगर आप ये देखोगे तो ये किसी भी स्केल में मेरे को 16 लाइन तो नहीं नजर आ रही। 25 है सर, 25। 25 तो mm है, बट इंचीज के बीच की जो लाइन होगी, आपने जिस तरीके से समझाया सर 6। वो भी बढ़िया है। ठीक है, बट इस किसी के स्केल भी तो अलग अलग होते हैं ना, किसी में 16 होती है इंचेस के बीच में, किसी में कितनी होती है। अगर मैं इस स्केल की बात करूं तो इसके बीच में लाइन 16 नहीं है। इस वाले स्केल की बात करूं जो ये इंचीज है, क्या इनके बीच में 16 लाइन हो सकती हैं? इस लाइन से इस लाइन के बीच में 10 20 30 40 लाइन दिखती है मुझे तो। ठीक है, अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। हम वैसे तो जो मिस्त्री होते हैं ना, वो बात करते हैं ऐसे, नो सूत करते हैं ना इस तरीके से बात, वो समझते ही सर हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पे दोरी बोलते हैं कि 1 दोरी 2 दोरी है सर। 2 दूरी 9 सूत हो गया। ठीक है, 3 सूत यहाँ पे करो, तो वो उसी सूत को, ये जो लाइंस होती है वो उन्हीं को ही बोलते हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है। अब एक बात बताऊं, जितने भी ये कारपेंटर होते हैं, इनको ना आप वो दे दो कोई दूसरा स्केल, वो नहीं अपने कर पाएंगे। दूसरे स्केल में कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके स्केल वो अपने तरीके से चूज करते हैं, सूत के तरीके से। अब इसको इतना डीपली समझने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप इस तरीके से समझो। अब अगर 13 फीट की लाइन होती तो 13 फीट ही शो करता। ठीक है, अगर 13 फीट और 3 इंचेस की लाइन होती तो 13 फीट 3 इंचेस ही शो करता। बट अगर इंचेस के भी पार्टीशन हो गए ना ऐसे, अगर मैं बोलूं 6 फीट 9.5 इंचेस, तो 9.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 and 1/2। 9 and 1/2 लिख सकते हैं ना? जी सर। अगर 1/4 हुआ तो कितना लिखेंगे? 1/4। 1/4। वैसे अगर पॉइंट्स में लिखना होता तो कैसे लिखते? 0.25। पॉइंट 25। 0.25 लिखते ना। अगर वो क्वार्टर होता तो, हाफ होता तो 0.5 लिखते, क्वार्टर होता तो 0.25 लिखते। अब 0.5 और 0.25 तक तो चीजें समझ में आती है, बट अगर उससे भी छोटी हो जाए तो 1/8, 1/16, 1/32 ऐसे भी होती है ना। ठीक है, तो वो तो समझ नहीं आएगी ना। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, हाफ इंच तक तो ठीक है, समझ में आएगा। हाफ इंच से ज्यादा को तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि अगर मेरे को यहाँ पे यूनिट या तो पॉइंट में दिखा दो भाई, या फिर डायरेक्टली इंचेस में दिखा दो, या फिर फ्रैक्शनल में अगर मेरे को दिखा रहा है तो एक काम करो 1/2 तक दिखा दो, इससे ज्यादा नहीं मुझे देखना। तो इसके लिए आप विंडो पे जाओ, मॉडल इन्फो पे क्लिक करो, और आप चले जाओ यहाँ पे यूनिट सेटअप पे। यूनिट्स पे जाओगे, यहाँ पे आपने चूज किया हुआ है इंचेस, तो वहां पे आर्किटेक्चरल है आपकी बाय डिफॉल्ट, और इंचेस इसके अंदर फिक्स है।
तो यहाँ पे जो प्रिसाइज है वो 1/16 तक का प्रिसाइज है। आप इसे 1/32 और 1/64 तक के प्रिसाइज तक लेके जा सकते हैं। अब अगर आप 1/64 पे लेके जाओगे तो आपके वाला तो मैथ गलत हो गया ना, वो 64 वाला मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऑल 16 लाइन होती है। तो ये है कि 1 इंचेस का 64th पार्ट, इतनी दूर तक कौन जाए, इतना प्रिसाइजली कौन देखे। तो 1/2 हम कर देंगे ताकि या तो डाउन फिगर में नजर आए या फिर 1/2 तक ही वो शो करे। समझ में आ रहा है? जी हाँ सर। सर। ठीक है, ऐसे हम चूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें 64 32 के भी ऑप्शंस दे रखे हैं, सो डज दैट मीन कि इनके जो इंच टेप्स आते हैं या जो मेजरमेंट्स करने के लिए टूल्स आते हैं वो 32 और 64 लाइंस तक जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। ओके। ठीक है, तो इस ठीक है। तरीके से हम इस चीज को यूज करेंगे। ओके। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग। इसमें फिट फिक्स है, इसमें जितने भी यूनिट दिखाएगा फिट में दिखाएगा, कितना प्रिसाइजली देखना है यहाँ पे हमें समझ भी नहीं आएगी, छोड़ दो इसे। हम यूज कर सकते हैं डेसिमल। डेसिमल में हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि इंचेस में देखना है या और कितने प्रिसाइज तक देखना है, पॉइंट्स में 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखना है, फिट में देखना है या मेरे को यार्ड्स में देखनी है, मिलीमीटर में मेरे को देखना है। मिलीमीटर में तो हमें 0 ही प्रिसाइज लेना होता है। तो जो भी यूनिट आप यहाँ से पिक करोगे वही यूनिट यहाँ पे आ जाएगी और ऑटो कन्वर्ट कर देगी आपके प्लान को। समझ गए? जी सर। फ्रैक्शनल हम यूज नहीं करते, हम यूज करेंगे आर्किटेक्चरल। अगर हम फिटिंग चीज यूज कर रहे हैं तो 1/2 का प्रिसाइज कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे स्नैपिंग वाला है, 1 इंच पे लाइन पे स्नैप करेगा, 15 डिग्री के एंगल पे स्नैप करेगा, आपको इसको एज इट इज रखना है, कुछ नहीं करना, क्लोज कर दो, डेट्स इट। सर अब ये 6 फीट सर 9 इंचेस कैन हाफ यू इंच चेंज 6 feet 9.5 inch in 9.5 इंचेस ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस का ऑप्शन नहीं है। और सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। इसमें या तो ऐसे शो करेगा या फिर डायरेक्टली इंचेस या फिट में शो करेगा। it is okay sir, but in Revit we can change the dimension as usual, right sir? हाँ, वो कर सकते हैं। जैसे अभी आप मान लो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कोई बॉक्स बनाना है तो कैसे बनाना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक सर है अब sir। ये 6 फीट 9.5 इंच है क्या? 9.5 इंचेस को मैंने बताया ना, 0.5 इंचेस अगर आपको करना है तो आप नहीं कर सकते उसे। यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे मॉडल इन्फो पे, गो टू मॉडल इन्फो, गो टू यूनिट, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास आर्किटेक्चरल है और 1/2 में फ्रैक्शनल में ही होगा, पॉइंट्स में नजर नहीं है यहाँ पे। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो फिट यहाँ पे फिक्स हो जाती है। ठीक है, अगर आप डेसिमल करते हो तो कंप्लीटली यहाँ पे ये सारी चीजें आती है। अगर मैं यहाँ से टेम्पलेट यूज करूँ दूसरे वाला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल इंचेस है, अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ आर्किटेक्चरल इंचेस, देखते हैं इसमें क्या होता है। आर्किटेक्चरल इंचेस में भी इंचेस फिक्स है, सेम आपका आ जाता है। फिर यहाँ पे चूज किया, मान लो इंचेस में प्लान व्यू ले सकते हैं, अर्बन इंटीरियर इंचेस ले सकते हैं यहाँ पे, और आपका मान लो विजुअलाइजिंग इंचेस अगर हम चूज करें तो इसमें भी इंचेस फिक्स है। तो आप पॉइंट्स में इसके ऑप्शंस नहीं ले सकते। क्लियर है? जी सर। अब मान लो मुझे एक बॉक्स यहाँ पे बनाना है 10/8 फीट का या जो भी। तो यहाँ पे लाइन लो, लाइन के लिए शॉर्टकट है L, क्लिक करो, डायरेक्शन ग्रीन एक्सिस में, और यहाँ पे देखो आपको मेजरमेंट में लेंथ नजर आ रही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 फीट एंटर, तो 10 फीट की लाइन आ जाएगी। डायरेक्शन दो 7 फीट एंटर, डायरेक्शन दो 10 फीट एंटर, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। जैसे ही आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये एक सरफेस बन जाएगा यहाँ पे। अगर आप मेजर यूज करोगे, यहाँ पे मेजरमेंट टूल पे जाओ और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आ गया आपका 10 फीट, यहाँ से यहाँ क्लिक करोगे 7 फीट। स्केचअप के अंदर आप डायमेंशन को 3D में भी यूज कर सकते हैं। जी धर्म जी, आपको कुछ पूछना है? सर मैं ये बोल रहा था, जैसे अपन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट टेप यूज करते हैं, किसी भी साइट एग्जिस्टिंग साइट का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो 9/16 या 9 कुछ चला जाता है, तो वो अपन अपने ड्राइंग में कैसे इनबिल्ट करें कि वो उस पॉइंट तक अपन मार्किंग कर पाए? तो उसकी सेटिंग कर दो ना पॉइंट्स में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रखो, ये अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा। नहीं नहीं, देखिए सर, मेरा मानना ये है कि जैसे अपना 10 फीट
3 इंचेस, फिर कुछ मतलब वो 16/22 नहीं 32 चला जाता है। एक तो सेकंड, वो 16/32 वो कैसे अपन लिख पाएंगे? ये दिख रहा है आपको कुछ अब ऊपर में? यस सर। स्टैक यस सर। 6, उसके बाद स्पेस दिया 6 and 9 इंचेस। अब अगर आप क्लिक करोगे और अगर आप इसे मेजर करोगे तो अब ये आपको उतना ही दिखाएगा। 1/2 तक प्रिसाइज है। मॉडल इन्फो पे जाओ और आर्किटेक्चर में 1/16 तक मैंने कर दिया, या जितने भी आप करोगे 1/16 वो आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा। क्लियर है? सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा आउट है। अगर यही चीज ऑटोकैड में करते हैं तो फिर उसके लिए कुछ ऐसा है, क्योंकि पॉइंट नहीं तो छोड़ना पड़ता है। उसमें भी सेम तरीके से डायमेंशन 3/4 इंचेस करके। नहीं, तो उसके लिए जैसे अपन मतलब ऑटोकैड में लिखते हैं फिट में, तो 10 और उसके बाद फिट का निशान देते हैं, फिर उसके बाद हम मतलब इंचेस लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे कैसे लिखेंगे? सिंपल, जैसे इसमें मैं लिख रहा हूं, आपको एक लाइन लेनी है। आपने लिखा 10 फीट, उसके बाद 5 इंचेस, ये तो हो गया आपका। इंचेस का साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस दे दो। और उसके बाद कर दिया आपने 1/4 इंचेस, दैट्स इट। एंटर करो तो आपकी उतनी आएगी यहाँ पे। अब अगर आप इसे करोगे तो वो उतना ही दिखाएगा आपको, 10 फीट यस। 5/4 इंचेस। ओके सर। कैसा पढ़ने का है? 6 फीट कैसा बोलना है इसको? 10 फीट 5 and 1/4 इंचेस या फिर 5.25 इंचेस। ये 1/4 का मतलब है एक पीस का फोर्थ पार्ट। ठीक है? हाँ जी, अली जी बताएं। सर यहाँ पे तो हाफ इंची तक लिमिट सेट किया है, हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद अगर हम 6 गैप कोई ग्रुप निकाले तो 6 का या पल्ला का जो 6 गैप निकलता है वो मेजरमेंट कैसे निकाले? सब कुछ अभी आगे आएगा। मान लो फीट इंचेस में काम कर रहे हो, एमएम में आपको स्टार्ट कर देना है अचानक से, कर दोगे। मुझे एमएम नहीं चाहिए, मुझे इंची में ही सीखना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो 6 गैप चाहिए, 2 सूत। 2 सूत का गैप यहाँ पे आप कैसे डालोगे? सूत कैसे लिखोगे यहाँ? नहीं, हम तो यहाँ पे तो 0.55 तक मत, अब अगर 2.5 लिखे मान लो आपने लिख दिया 0.1 इंचेस, 0.1 एंटर। ठीक है? अब अगर मैं इसको मेजर करूं यहाँ से, ये आपको कितना दिखाएगा 0.1? ये देखो 0.1 को अभी तो 0 दिखा जीरो, रहा हाँ जीरो आएगा, हाफ है। इंची मैंने तक यहाँ जीरो पे, आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया एक डायमेंशन 0.3 एंटर, या फिर 0.8 एंटर कर दिया। अब 0.8 को ये कितना इंचेस दिखाएगा? 3/4 इंचेस दिखाया ना? हाँ, तो ये फ्रैक्शनल में अपने तरीके से दिखाएगा। तो आप 2 सूत के लिए 1/8 कर दीजिए उसको मेजरमेंट में। हाँ 1/8 कर दो 2 सूट के लिए। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो 1/8, तो 1/8, 1/8 नहीं सर, 1/4 करना पड़ेगा। 1/8 में इसमें चेंज कर दिए सर, 1/8 कर दीजिए बस सर। बस 1/8 इसमें कर दिया, और यहाँ पे मेजरमेंट स्टार्ट हो गई, और ये 1/8 ही यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। सिंपल। जी, अब सर 2 सूत में 2 कर दीजिए, 3 सूत में 3 होगा। बस वो अपने तरीके से आप कर सकते हो। अभी सूट तो वो बहुत छोटा है ना, वो प्रैक्टिकली इट इज नॉट द इम्पॉसिबल इन साइड। तो 1/2 तक हमने कर दिया था ना। ठीक है, तभी हमने 1/2 तक वो प्रिसाइज कर दिया था। चलो, सर सर ऐसे बात हेलो सर। तो आगे नहीं बढ़ेंगे फिर। हाँ जी बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने शॉर्टकट आसान करने का तरीका बताया है, जो अपने तरीके से शॉर्टकट आसान कर सकते हैं, तो सर जैसे ऑटो कैड में हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी कमांड से बाहर आ गए हैं तो फिर उसको स्पेस बार करते हैं तो री एंटर हो जाते हैं, ये नहीं होता, तो उसका मतलब इसमें नहीं होगा क्या? ये नहीं होता, क्योंकि इसमें स्पेस बार एंटर का काम नहीं करता। इसमें डायरेक्टली बटन दबाते ही आपकी कमांड स्टार्ट हो जाती है, इसमें एंटर नहीं करना। ठीक है? अच्छा, स्पेस बार ही है। स्पेस बार स्पेस के लिए यूज होता है, सिलेक्ट करने के लिए बस, और कुछ। तो सर कि क्या उसके लिए कुछ आसान कर सकते हैं शॉर्टकट, किस चीज के लिए? और री एंटर के लिए कमांड का? नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्टकट में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। री एंटर करने का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? जी ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। अब इसके अंदर आप डायमेंशन 3D में भी यहाँ पे डाल सकते हो, इस तरीके से 2D 3D दोनों में डायमेंशन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मान लो
इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो जो ऑटोकैड में नहीं थी या किसी और सॉफ्टवेयर में पॉसिबल ही नहीं थी? क्या चीज? मान लो आप एक लाइन लो, अगर आप एक लाइन ऐसे लगा देते हो ना सरफेस पे, तो ये दोनों सरफेस को अलग अलग कर देगा। आप ये लाइन कहीं पे भी लगा सकते हो, दोनों सरफेस ही अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। अगर ये लाइन मेरे को मेजरमेंट के साथ लगानी है, मान लो मेरे को यहां से 2 फीट के डिस्टेंस पे एक लाइन लगानी है, तो आपके काम करेगा यहाँ पे एक ऑप्शन जिसका नाम है टेप मेजरिंग टूल। टेप मेजर पे क्लिक करोगे, टेप मेजर एक गाइडलाइन आपकी लगाता है रेफरेंस लाइन के लिए। इस लाइन पे क्लिक किया और इधर आया तो एक गाइडलाइन आई, आप डाल दो 2 फीट एंटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक आपको होगा 2 फीट। इसने अभी कोई लाइन लगाई नहीं है, इसने सिर्फ एक रेफरेंस प्लेन दिया आपको लाइन लगाने के लिए। इसके ऊपर आप लाइन की हेल्प से एक लाइन क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद काम खत्म होने के बाद आप इरेजर टूल यूज कर सकते हो। इरेजर के लिए शॉर्टकट है ई प्रेस करो, इरेज करो और आप इस तरीके से इरेज कर सकते हो और उसको हटा सकते हो। ऐसे किसी भी लाइन को अगर आप ऐसे डिलीट कर दोगे तो ये सरफेस भी डिलीट हो जाएगा और वापस उस लाइन को वहां से क्लोज कर दोगे तो वो सरफेस भी वापस आ जाएगा। किसी भी लाइन पे आप इरेजर टूल लो और टेप मेजरिंग टूल लो, मान लो 3 फीट यहां से चाहिए, आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हो, आप फिर इसको डिलीट कर सकते हो और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से या फिर डायमेंशन टूल की हेल्प से आप अपने डायमेंशन को देख सकते हो। यही चीज ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड करता था, बट इसके अंदर ऑफसेट कमांड क्या करता है, किसी भी सरफेस का ऑफसेट लेता है। जैसे किसी को स्केच 3ds मैक्स आता होगा, उसमें एक इंसेट कमांड है, वो ये कमांड करेगा, सरफेस का ऑफसेट लेगा। मान लो मेरे को सरफेस का 4 इंच का ऑफसेट चाहिए, तो 4 इंच का ऑफसेट आ गया चारों साइड से। अगर आप अभी से मेजर करोगे यहां से यहां तक, तो आप देखोगे आपका 4 इंच का यहाँ पे डिस्टेंस है, आप इसे डिलीट कर सकते हो। अगर आप किसी लाइन को क्लिक करो और कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल लाइंस और सरफेस को सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके आप डीसिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ प्लस और माइनस दोनों आते हैं, तो आप सिलेक्ट और डीसिलेक्ट दोनों कर सकते हो। मान लो मैंने 3 लाइन को सिलेक्ट किया, अब मैंने ऑफसेट लिया, तो आप 3 लाइन का भी ऑफसेट ले सकते हो। मान लो मैंने 2 लाइन सिलेक्ट की और अब ऑफसेट लिया, तो आप 2 लाइन का भी ऑफसेट ले सकते हो, बट एक लाइन का ऑफसेट नहीं आप ले सकते। यहां से एक लाइन के ऑफसेट के लिए तो आगे आएगा कि उस लाइन को सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हो इस तरीके से। कैसे करना है आगे बताओ। किसी भी लाइन को आप इस तरीके से ऐसे इरेज कर सकते हो। मान लो मैंने सब कुछ इरेज कर दिया, ये सारा बीच की लाइन इरेज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोकैड की तरह इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लगा दी, प्रॉब्लम हो गई, कितनी भी ओवरलैपिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो ये प्लेन आपका बना हुआ है यहाँ पे, ये किस एक्सिस पे बना हुआ है? ये लाइन किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस नहीं, ग्रीन रेड और ब्लू में बोलो। अच्छा, ग्रीन एक्सिस। ग्रीन एक्सिस। ग्रीन एक्सिस। ये लाइन आपकी रेड रेड एक्सिस। ब्लू एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये। अगर मैं एक लाइन ऊपर ले जाऊं ये ब्लू एक्सिस पे, एक लाइन यहां से भी ऊपर ले जाऊं और इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे, तो एक सरफेस बन गया। अब ये जो प्लेन बना है ये ब्लू एक्सिस है, ये आपकी रेड एक्सिस है, रेड और ब्लू एक्सिस के ऊपर प्लेन बना है। जैसे ही प्लेन बना सरफेस बना दिया, जैसे ही मैं यहां से बनाऊंगा ऊपर की तरफ सरफेस बना देगा, जैसे ही मैं यहां से बनाऊंगा ऊपर की तरफ सरफेस बना देगा। अगर मैं सभी सरफेस को क्लोज कर दूं तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। इरेज करने के लिए सरफेस मैंने इरेज कर दिया। किसी भी प्लेन के 2 फेस होते हैं, एक फ्रंट फेस जो व्हाइट कलर का होगा ऐसे, एक बैक फेस जो ग्रे कलर का होगा। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिवर्स फेस, क्लिक करो, ये फेस आपका रिवर्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो, स्टाइल पे, एडिट पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फेस सेटिंग, ये वाला। तो फ्रंट कलर और बैक कलर को आप यहां से भी चेंज कर सकते हो कि मान लो फ्रंट कलर मेरे को कोई ऐसे कलर चाहिए, ओके करोगे तो फ्रंट कलर वैसे आ जाएगा, वरना आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे व्हाइट रख सकते हो कुछ इस तरीके से। इरेज कर दो, ये लाइंस इरेज कर दी, इस तरीके से आप इरेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब आगे अगर मैं बात करूं, एक होता है फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड लाइन क्या होता है कि आप फ्रीली कोई भी लाइन क्रिएट कर सकते हो कि ऐसी लाइन क्रिएट करनी, ऐसी क्रिएट करनी है, ऐसी क्रिएट करनी है, ये सरफेस ये भी अलग कर देगा। बट इसका हमें कोई यूज नहीं है, कोई डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो हम इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं करने वाले। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल पे क्लिक करो, ऑटोकैड की तरह इसके अंदर भी रेक्टेंगल फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक इस तरीके से काम करता है। ठीक है, फर्स्ट क्लिक करो, सेकंड क्लिक करो, ऐसे आपका रेक्टेंगल काम करेगा।
अब इस रेक्टेंगल में क्या है कि अगर आप इस रेक्टेंगल की यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाओगे इंस्ट्रक्टर पे, तो ये है कुछ इसके टूल ऑपरेशन की कैसे ये काम करेगा। अगर मेरे को ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाना है तो फर्स्ट क्लिक करो, सेकंड क्लिक करने से पहले मेरे को यहाँ पे डायमेंशन डालनी पड़ेगी। फर्स्ट जो डायमेंशन है वो होगी रेड एक्सिस के लिए, और जो सेकंड डायमेंशन है वो होगी ग्रीन एक्सिस के लिए। मान लो मेरे को 6x10 का चाहिए, तो मैंने डाला 6 फीट, 10 फीट, एंटर। तो आपका 6x10 का रेक्टेंगल बनेगा। आप इसकी डायमेंशन को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 10 है और ये आपका 6 है। अब यहाँ पे कुछ इसके मॉडिफिकेशन टूल बार भी है, जैसे अगर आप यहाँ पे दिखाऊं कंट्रोल के साथ, टॉगल ड्राइंग फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, तो एक कॉर्नर एंड से दूसरे एंड कॉर्नर तक मैं बना पा रहा हूं। इसी पॉइंट से मेरे को दोबारा बनाना है, बट मैं चाहता हूं जहां पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया वो पॉइंट उस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट हो। मतलब आप सेंटर से रेक्टेंगल को बनाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल एक बार प्रेस कर दो तो वो सेंटर से बनाएगा। दोबारा कंट्रोल प्रेस कर दो एंड टू एंड, दोबारा कंट्रोल प्रेस कर दो सेंटर, तो अब सेंटर से आप रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। जब तक कंट्रोल प्रेस नहीं करोगे तब तक वो एंड टू एंड नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक होता है यहाँ पे होल्ड शिफ्ट, लॉक कर सकते हैं रेक्टेंगल करंट ड्राइंग प्लेन को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल ये बनाया। हाँ जी बताओ। सर इसमें कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा जब करेंगे तब? प्रेस करके नहीं रखना, एक बार प्रेस करो फिर दोबारा प्रेस करो, इस तरीके से। उसके बाद अब मान लो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, ये नीचे के ही प्लेन में बना हुआ है। एक लाइन मान लो मैंने इसकी ऊपर से लेके गया और एक लाइन मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। और मान लो मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये क्रिएट कर दिया कुछ भी ऐसे। एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे है। ये जो लाइन है ये इस पॉइंट को जोड़ती है। भाई कौन है, मान जाओ यार, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो क्या जूम ऐप? ऐसे मत करो, प्रॉब्लम होती है प्लीज। अब ये लाइन आ रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे, और अब मैं यही रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल भी हटा दूं, ठीक है। अब मैं ये रेक्टेंगल दोबारा बनाना चाहता हूं, तो मेरे को बेसिकली एक पॉइंट ये चाहिए और दूसरा पॉइंट ये चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा। मैं चाहता हूँ भाई रेक्टेंगल बने नीचे ही, बट सेकंड एंड पॉइंट इसका रेफरेंस पॉइंट हो। तो आपको क्या करना है, जैसे रेक्टेंगल बनाओ, ब्लू एक्सिस आए, शिफ्ट को होल्ड एंड प्रेस करके रखो और यहां पे क्लिक कर दो, तो आपका इसके नीचे ही आ जाएगा। एक सेकंड होल्ड करना, हाँ जी, तब आप नीचे के एंगल पे बना सकते हो। इसी चीज को लॉक करने के लिए आप यूज कर सकते हो यहां से एरो कीज। एरो कीज में क्या होता है, अगर आप राइट एरो प्रेस करोगे तो रेड एक्सिस को लॉक करेगा, लेफ्ट करोगे तो ग्रीन एक्सिस को, अप एरो को करोगे तो ब्लू एक्सिस को, डाउन एरो को करोगे तो पैरेलल एक्सिस को वो लॉक कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अंडू किया, अब मैं यहाँ पे जाता हूं और अप एरो प्रेस कर देता हूं एक बार, कोई होल्ड एंड प्रेस करके नहीं रखना, वो ब्लू एक्सिस को ही लॉक करेगा और वो ब्लू एक्सिस पे बनाएगा। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे इस एक्सिस पे बनाया ग्रीन एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर ऐसे ही मेरे को यहाँ पे बनाना है तो आप लॉक प्रेस करोगे लेफ्ट एरो को, जो आपके कीबोर्ड के एरो होते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, तो आप देखोगे आपका ग्रीन एक्सिस पे बनेगा। रेड पे बनाना है तो राइट एरो प्रेस करो, तो आप राइट एक्सिस पे, रेड एक्सिस पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है किस तरीके से आप एक्सिस लाइन पे काम को कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रोटेटेड रेक्टेंगल। रोटेटेड रेक्टेंगल क्या करता है, पहले इस रेक्टेंगल को हम रोटेट करके ही बना सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है, हम नॉर्मल रेक्टेंगल बना के उसको रोटेट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सर्कल कमांड। एक सेकेंड, सर्कल कमांड में क्या है, यहाँ पे सर्कल कमांड लो, आप यहाँ पे नॉर्मल एक सर्कल क्रिएट कर सकते हो ऐसे, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक आपका सर्कल। अगर आपने फर्स्ट क्लिक किया और सेकंड क्लिक पे आपको डायमेंशन डालनी है, आपने डाल दिया 20 एंटर, तो आपको 20 इंचेस का रेडियस का सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे गया, आपने 30 एंटर कर दिया, 30 रेडियस का सर्कल बन जाएगा। अब मान लो आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और अब आप चाहते हो कि भाई बना तो दिया, आप इसका रेडियस भी चेंज करना है और आपको सर्कल स्मूथ नहीं लग रहा है, उसको स्मूथ भी करना है।
तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जैसे ही आपने सर्कल बनाया, जस्ट बनाने के बाद आपको कमांड से बाहर नहीं निकलना है, यहाँ पे रेडियस ही लिखा हुआ होना चाहिए और ना किसी और कमांड को आपको चूज करना है। आप अगर कर दोगे यहाँ पे 30 एंटर तो वो ले लेगा रेडियस, 40 एंटर या 50 एंटर। बट अगर आपने कर दिया यहाँ पे 10s एंटर तो वो साइड ले लेगा, 5s एंटर साइड ले लेगा, 4s एंटर साइड, 3s एंटर साइड ले लेगा। बट अगर आप करोगे यहाँ पे 3 एंटर तो वो रेडियस लेगा, 50 एंटर रेडियस लेगा। बट अगर आपने 50s एंटर कर दिया तो वो नंबर ऑफ साइड लेगा। तो आप देख सकते हो ये सर्कल आपका और भी ज्यादा यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कर दिया यहाँ पे 5s एंटर और एक एक करके बढ़ाना है तो कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड अब रखना है और प्लस के साइन को एक एक प्लस करते चले जाओ, एक एक सेगमेंट बढ़ता चला जाएगा। माइनस करते चले जाओगे तो माइनस होता चला जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। और ये जितनी भी कमांड मैं आपको बता रहा हूं सब यहाँ पे लिखी हुई है मॉडिफायर कीज में, कंट्रोल के साथ प्लस माइनस, ठीक है, एरोज कीज, और इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये तो हुआ कि आप उसी सर्कल पे काम करो, जैसे आपने बाहर क्लिक कर दिया अब इसको चेंज ही नहीं कर सकते। अब अगर सर्कल के रेडियस को और सेगमेंट को चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, तो आपको इसके एज को क्लिक करना पड़ेगा, एंटिटी इन्फो पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेडियस और सेगमेंट। आप इसका रेडियस चेंज कर दो, मान लो मैंने इसका रेडियस 60 इंचेस कर दिया तो 60 इंचेस हो गया 5 फीट, और सेगमेंट कर दो इसका, मान लो मेरे को 50 करने है तो 50 सेगमेंट हो गए। सर्कमफ्रेंस आप देख सकते हो, रेडियस और सेगमेंट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप सर्कल बना सकते हो और सर्कल पे क्लिक करो, लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो ग्रीन एक्सिस पे बना सकते हो, राइट प्रेस करोगे रेड पे बना सकते हो, अप एरो प्रेस करोगे तो ब्लू एक्सिस पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया सर्कल। अब मान लो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया और मैंने कर दिया 3s एंटर, तो ये क्या है, ट्रायंगल ट्रायंगल क्यों है, थ्री साइड्स 3 साइड्स नहीं बोलते, हम बोलते 3 एंगल्स है इसमें। बोल सकते एंगल 3 है इसलिए ट्रायंगल नाम पड़ा, ठीक है। अगर मैं 4s एंटर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, मान लो ये क्लिक स्क्वायर 4s एंटर, ये बन गया स्क्वायर या रेक्टेंगल। उसके बाद ये क्या है, 5 साइड हो जाए तो पेंटागन पेंटागन हो जाए तो हेक्सागन, 7 हो जाए तो हेक्सागन पेंटागन हम बोलते हैं पॉलीगन्स। अब पॉलीगन मैंने सर्कल की हेल्प से बना दिया, बट पॉलीगन के लिए उन्होंने अलग से एक और दिया हुआ है, पॉलीगन पे क्लिक करो तो आप एक पॉलीगन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। नंबर ऑफ साइड आप पहले डाल सकते हो और इसमें भी आप वैसे ही चेंज कर सकते हो कि आप इसे सिलेक्ट करो, नंबर ऑफ साइड और सेगमेंट वगैरह अपने तरीके चेंज कर सकते हो। तो हमारा पॉलीगन का भी कोई काम नहीं। उसके बाद आता है आर्क बनाना, एक होती है सेंटर एंड आर्क। क्लिक करो, पहले सेंटर पॉइंट लेना होता है, फिर एंड पॉइंट लेना होता है, फिर आपको एक आर्क बनानी होती है कुछ इस तरीके से। आप फिर आर्क को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज कर सकते हो कि जितने मेरे को चाहिए आर्क को स्मूथ करने के लिए। एक होती है 2 पॉइंट आर्क, आप इस पे क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट फिर ये सेकंड पॉइंट, आप एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं। फिर आती है यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क, आप तीनों पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं, ये आपका 3 पॉइंट आर्क होगा। और उसके बाद आता है एक ऑप्शन पाई का। पाई क्या होती है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक। तो इस तरीके से आप अपनी आर्क वगैरह को यहाँ पे यूज कर सकते हो, सर्कल को यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है सबसे मेन और इंटरेस्टिंग कमांड जिसका नाम है पुश पुल। कोई भी शेप बनाओ, पुश पुल पे क्लिक करो, उस शेप को सिलेक्ट करके फेस को ऊपर एक्सट्रूड कर दो। कितना करना है, मान लो मैंने 10 फीट कर दिया तो 10 फीट पुश हो जाएगा। चाहे आप मेजर कर लो यहाँ से यहाँ तक, ये 10 फीट आप इरेज कर सकते हो। आप इस पैसे आप एक लाइन कहीं पे भी लगा दो, दोनों सरफेस अलग हो जाएंगे। आप एक सरफेस को पुश कर सकते हो, इसको और पीछे पुश कर सकते हो, इसको नीचे पुश कर सकते हो, इसको आगे पीछे कहीं पे भी पुश कर सकते हो। आपको आगे की तरफ आर्क बनाना है, स्मूथ करना है, तो आप दो तरीके हैं, या तो आप एक आर्क लगा दो बाहर की तरफ ऐसे हाफ सर्कल पे, आर्क को सिलेक्ट करके आप स्मूथ कर दो, सेगमेंट बढ़ा दो 30 और इसको पुश कर दो। पुश पुल के लिए शॉर्टकट है पी, तो आप यहां से पुश कर सकते हो कुछ ऐसे। अगर ऐसे आपका हो जाए तो पीछे से कर दो, पीछे से भी अगर ऐसे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इससे यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं, बट वो भी इरेज हो जाएगा।
आप उधर की साइड से ले आओ, वरना आप इसको यहाँ पे क्रिएट करके, ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लगा सकते हैं ताकि सरफेस बन जाए, और इस सरफेस को सिलेक्ट करके रिवर्स फेस कर दो तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। या फिर अंडू किया, आप एक आर्क लो 2 सर हाँ जी, सर कॉर्निश है ना, कॉर्निश और नाइस वगैरह बिल्कुल बना, कॉर्निश वो ऐसा भी करेगा सर? सब कुछ करेंगे, ठीक है। Yes, अगर आप yes. एक आर्क ऐसे लगाते हो तो अगर आप ऐसे करते हो तो ये भी आप कट कर सकते हो, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। अगर आप एक लाइन भी अगर आप ऐसे लगाओगे और इसको पुश करोगे तो भी कटिंग हो जाएगी। हाफ करना है कितना करना है आपके ऊपर है। अगर आप एक लाइन इस तरीके से भी यहाँ पे लगाते हो तो भी आपकी ये बन जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट भी ले सकते हो कि मैंने ऑफसेट ले दिया इतना, इसको आप पीछे की तरफ ऐसे भी कर सकते हो डेप्थ में। आप एक रेक्टेंगल बीच में भी बना सकते हो और इस रेक्टेंगल को बना के आप इसको पुश भी कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अगर आपने ये पुश किया पीछे की तरफ और इसको ना उस सरफेस तक पुश कर दिया, लिखा रहा ऑन फेस, पीछे वाले फेस तक, तो ये होल हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट में आप इस तरीके से होल कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, होल हो गया तो ठीक है, बट अगर आप पीछे चले गए ना तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हुआ, इसी सरफेस को आप पीछे ले गए। इरेज करोगे तो ऐसे एक एक लाइन को इरेज करना पड़ेगा, इस सरफेस पे कोई चक्कर नहीं है, ये आपका यहाँ पे खाली हो जाएगा, देखो ऐसे। फिर आपको किसी भी सरफेस को भरने के लिए एक लाइन लगानी पड़ेगी, फिर आपको इरेज करना पड़ेगा, फिर आपको इसको पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ऐसे आप किसी भी सरफेस को पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। इसके साथ तो आपको स्टार्टिंग में खेलना है, प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी शेप बनाओ। मान लो यहाँ पे आपने सर्कल बनाया, इसको पुश कर दो, ये आपका पुश हो गया, सर्कुलर सिलेंडर टाइप में आपकी शेप बन गई। तो कुछ भी आप बनाओ और उसको पुश कर दो और आप बहुत इजी तरीके से इसको यूज कर सकते हो। समझ गए? Yes, sir. जी सर। नेक्स्ट करेंगे कल की क्लास में फिर, ठीक है एक्सक्यूज मी Okay, sir. सर है डाउट जी। सर, सर मैंने कैन ना यू माइक्रोसॉफ्ट एक एक करके पूछो जी। रजता जी पूछो आप। sir can we collaborate this project into Lumion, sir? ये व्हाट? Lumion. हाँ, वी कैन एक्सपोर्ट दिस मॉडल इन लूमियन। Okay, sir. हाँ जी। Sir, can you teach VR, sir? VR, virtual reality. Virtual reality is not included in this course. No, including this Yes, not session, sir. yes. Can you teach virtual reality in separate, sir? Yeah, we can. Don't worry. We will discuss on it. Okay. Okay, sir. I will contact you personally. Okay. And I bought your interior master interior design course, sir. It included Lumen and some other courses. It is included in it, maybe, I think. Sir, Lumen is not installed properly, sir. So can you assist someone to install the software Lumen? We'll let you know. Don't. Sir, Okay. sir, I have one more doubt, sir. Yes. सर This is the English software, right? But we are dealing with the traditional works, some of the idols like gods, some of the traditional temples. So how can you deal with in that particular time, sir? We can't make any traditional temple in this software because we can't do the carving work in SketchUp. Okay, sir. Carving Sir, work. can we download like We can in download the template. We can download the pre-made models for SketchUp. Don't worry. Okay, sir. Okay. Yes, Razda, please ask. सर, मैंने ना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आपका ऐप ढूंढा बट वो मुझे मिला नहीं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे ढूंढो। सर बट मुझे लैपटॉप में डाउनलोड करना था आपका ऐप। तो डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा लैपटॉप में। लैपटॉप में आप गूगल पे जाओ, लिखो यहाँ पे web.dpkverma.in। आप इस पे जाओगे web.dpkverma.in पे, तो आपको ये वाला यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके चीजें करनी है, यहाँ पे सब कुछ मिलेंगे आपको, ऑल कोर्सेज, सर तो इसमें मुझे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी? सब कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह लॉगिन करोगे, 25 को सारी रिकॉर्डिंग वहां पे मिलेगी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ये हाफ में रखना है कि हमको इंचेस या 1/4 में रखना है? 1/2 में, 1/2 1/2 में।
वो डिफरेंस क्या है सर, हाफ और 1/4 में? और प्रिसाइज हो सकता है, 1/4 करोगे और प्रिसाइज आएगा आपका, छोटा लिमिट आपको शो होगा। हाँ जी, किसी को पूछना है कुछ? सर अपन जैसे इसमें साइड का यूज करते हैं ना, सर्कल ट्राइंगल वगैरह में, तो उसमें अपन मेजरमेंट नहीं डाल सकते हैं। डाल सकते हैं ना, कोई भी अगर आप सर्कल यहाँ पे लेते हो, बनाने के बाद इसकी एज को क्लिक करो तो यहाँ पे एंटिटी इन्फो है ना, यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे नहीं डाल सकते उस कंडीशन में। ओके सर, ओके। हाँ जी। Sir, can you please tell me one more again about your how to log in PC, sir? Go to Google, type tpkverma.in. tpkverma.in. Okay, I am sending this link on group also. Okay. Okay. Next question. सर एक्चुअली सर Yes. सर वो कंटेंट चेक करने का ऑटो कैड का मैंने किया था, हुआ नहीं सर। कंटेंट चेक करना है हाँ तो आप यहाँ पे जाओ ना tpkverma.in पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा लाइव मास्टरी कोर्स ऑटोकैड का व्यू डिटेल पे क्लिक करो, ये पूरी डिटेल है यहाँ पे, सारी चीजें क्या क्या कंटेंट है सब दिखेगा। नहीं सर, अभी रिकॉर्डेड क्लास जो चेक करना था वो नहीं हुआ चेक करने का। रिकॉर्डेड क्या चेक करने का नहीं हुआ? अभी ऑटो कैड क्लास आपने लिया ना सर, वो रिकॉर्डेड क्लास देखना था तो नहीं हाँ, हुआ वो सर ऐप क्लिक पे करने। जाके दिखेगा ना, जैसे आप परचेज कोर्स पे जाओगे ना तो ऑटोकैड का कोर्स दिखेगा उस पे, तो उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स आपको दिखेंगी कुछ इस तरीके से। मैंने अपलोड भी कर दिया रिकॉर्डिंग, ये देखो आपको बैच 1 बैच 2 दोनों दिखेगा, तो बैच 2 पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग हाँ, फिर अलग से परचेज करने का जरूरत नहीं है ना सर फिर? नहीं नहीं, ऑटोकैड अगर आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो आपको अलग से परचेज करने हाँ वो सर आज का जो मास्टर वीडियो है डिजाइन में हो सर। आज का वीडियो इंटीरियर ऑलरेडी अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। सर सर ऑलरेडी मैंने स्केचअप परचेस किया हुआ है तो उसी में आएगा या नया उसमें फिर से परचेस करना पड़ेगा? क्या है, किसी सॉरी। अलग से कोई परचेज नहीं करना, उसी कोर्स में ही शो होगा, बैचेज। ओके ओके। ठीक है। यस सर, यस सर। स्केचअप की अगर मैं थैंक यू। बात करूं तो स्केचअप का बैच वही रहेगा, पर उसी के अंदर बैचेज अलग हो जाएंगे। जैसे अगर मैं दिखाऊं यहाँ हाँ पे, तो यहाँ पे स्केचअप है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैच 14, बैच 13, 12 है ना, तो बैच 15 यस सर। फोल्डर बन जाएगा, उसी में ये सारी रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। पेज 15 ना? बैच 15 बन जाएगा इस क्लास के बाद। ओके ओके सर, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? सर Sir, अगर I bought the master, sir, but how can I join in Revit and some other courses? Is it On by my app only, or by this tpkverma.in, by my website. I already bought master course, sir. Master diploma in Master diploma, do one thing, just purchase this course bundle. In this bundle, you will get everything. Okay, sir. Can I get live classes for Revit and some? Yes, surely. Yeah, okay, sir. Thank you, sir. Yes. हेलो जी। सर, स्केचअप की अगर 2024 या वीरे का कोई पुराना मॉडल वर्जन लिए जैसे 6 है तो उसमें यूज कर सकते हैं ना? वो कर सकते हैं अगर अच्छे से यूज वो हो रहा है तो, वरना तो 25 वर्जन इंस्टॉल कर दो वो अच्छे से। वर्जन बता रहे हैं 7, तो उसके अंदर डिफरेंस तो नहीं आएगा ना बाद में कोई? नहीं, इतना डिफरेंस कुछ नहीं आता भाई। चलेगा सर वो। और किसी को कुछ प्रॉब्लम? सर एक्चुअली इससे पहले जो आपने बैच कोई पढ़ा है ना सर, ऑटोकैड का? ना ना सर, मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले जो बैच आपने पढ़ाए हैं जी जी। स्केचअप या वगैरह सॉफ्टवेयर, वो किस थ्रू पढ़ा है सर? जूम मीटिंग से या गूगल? गूगल मीट से। सर आई थिंक कि हमें मूव ऑन करना चाहिए गूगल मीट में ही सर। तो मैं पूछ लेता हूँ ग्रुप पे, अगर सभी बोलोगे गूगल मीट तो गूगल मीट से कंटिन्यू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में सर हम जो थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे ना इससे पहले, हाँ। में तो क्लियर सब कुछ दिख रहा था, कोई लैग स्क्रीन नहीं कर रहा था। आप जब कमांड सेलेक्ट करते हैं ना सर, आपने शेप ड्रॉ भी कर ली होती है तो हम देन आफ्टर हम देख पाते हैं। कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ एक बार, वोटिंग ले लेता हूँ, जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी उसी पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप गूगल मीट में करेंगे, लास्ट टाइम ऑटोकैड में जो लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, वो वाला मेरे को भी इशू लग रहा है, वो लाइंस आती है ना बीच में। हाँ, इसलिए वो लाइंस अगर हमको चलो एक काम करते हैं, एक बार पूछ भी लेता हूँ और नेक्स्ट से फिर गूगल मीट से ही स्टार्ट। नहीं सर, गूगल मीट में नहीं, अब जो कर रहे हैं अभी इसमें ही करेंगे तो
ठीक है ना सर? लास्ट टाइम आप गूगल मीट से इधर शिफ्ट करें, क्योंकि वो लाइन्स हमको समझाए थे ना वो एब्सोल्यूट में। और अच्छा सर ये जूम पे है पे भी ना, कर इट सकते इज हैं। मोर फ्रेंडली, कौन दिस जूम मीटिंग इज मोर यूजर फ्रेंडली देन गूगल मीट। लाइंस वगैरह सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको आगे चल के इसके अंदर एनोटेट्स में कुछ भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, कुछ भी बना के दिखा सकता हूँ, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट हाँ, गूगल मीट में नहीं दिखा ये सकते। है उसके अंदर भी, बट हाँ मैंने जी अलग सर। से इंस्टॉल कर लिया। मैंने एपिक पेन है मेरे पास एक, मैं इसकी हेल्प से कुछ भी बना के आपको दिखा सकता हूँ। खत्म हो गई क्लास तो सब बच्चे ठीक है, उसको भी तो बहुत नॉलेज है। बाकी मैं वोटिंग ले लेता हूँ, जिसकी वोटिंग ज्यादा हुई उसी पे क्लास में, ठीक है? चलो फिर ओके। हेलो सर, शब्द पीछे से सर। हेलो जी सर, आपने आज मेजरमेंट सीखा है ना, उसमें रेडियस और ये देना हो तो कैसे देते हैं? किस मेजरमेंट? इसमें मेजरमेंट हाँ हाँ, रेडियस सर्कल में रेडियस देते हैं ना, वो कैसे? सर्कल बनाओ, मान लो मेरे को यहाँ पे 5 फीट चाहिए, 5 फीट एंटर, बस हो गया। ओके, बट मेजरमेंट हमें देना हो तो कैसे देंगे? वो सर्कल का मेजरमेंट इसमें नहीं है, सिर्फ यही मेजरमेंट है। रेडियस हम इसमें चेक नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है। ओके, और सर वीरे 7 नहीं आ रहा है, डाउनलोड कर रहे हैं तो? वीरे 7 का मैंने लिंक भेज दिया है, वो डाउनलोड कर लो आप। इंस्टॉल मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके 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 ओके, कल मिलते हैं अभी फिर। ओके, बाय बाय। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। सर। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर।